चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो चलिए साथियों, एक शानदार धमाकेदार सेशन एक और देखने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हम लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 3। जी हाँ, तो साथियों पहचान सीरीज के अंतर्गत जो हम पीवाईक्यूज पढ़ा रहे हैं उसमें पूरा हिस्ट्री हो चुका है, पूरा पॉलिटी हो चुका है और अब ज्योग्राफी चल रही है। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई अनुराग, एसपी, शिवम, मीनाक्षी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। संजू, धीरज, सलमान, मोस्ट वेलकम सभी का। चलिए तो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को लाइक करते चलिएगा और साथियों के साथ, जरूरतमंद साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सेशन आपका अपना प्यारा है, पसंदीदा है तो लाइक करना तो बनता है। चले भाई, ब्रिजमोहन, अक्षय, अवनीश, नीतू, रूबी बताएंगे हिमालय यू। जी हाँ, हिमालय यू क्या होता है भाई? हिमालय यू की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में हिमालय यू जो है इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्सस वैलीचियाना। क्या नाम है भैया इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्सस वैलीचियाना। ठीक है ना। तो भाई ये होता क्या है, कहां पाया जाता है भाई? ये एक बहुत ही लाभदायक पौधा है साथियों, जो कि कैंसर के उपचार में काफी काम आता है। टेक्सस वैलीचियाना क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्सस वैलीचियाना। ठीक है ना, टेक्सस वैलीचियाना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखने की जरूरत है आपको। टेक्सास का पेड़ है एक तरह से कह लीजिए, लेकिन इसे हिमालयन यू भी कहा जाता है। तो ये जो साथियों नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसके उपचार में काम आता है? कैंसर के उपचार के लिए औषधि इससे बनाई जाती है। कैंसर के उपचार हेतु जो औषधि है साथियों वो इससे बनती है ना, हेतु औषधि जो है वो इससे बनाई जाती है। दो जगहों पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। कहां पर भैया? तो दो जगहों पर ये देखने को मिलेगा। एक तो ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर भैया? अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरा साथियों ये कहां मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। तो ये दो जगहों पर देखने को मिलता है। क्लियर बात है भाई ऋतु? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले और आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो बताएंगे। आप देखिए इस सीरीज से आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो रहा है और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप ये समझे कि एनटीपीसी कैसे क्वेश्चन पूछता रहा है। आप जानते हैं ये क्या है साथियों? ये पूर्वी घाट है। ठीक है ना। और ये क्या है भैया? ये पश्चिमी घाट है। तो ये दोनों आपस में जहां पर मिलते हैं यहां पर जो पहाड़ी है ये कौन सी पहाड़ी है? तो यही है साथियों नीलगिरी पहाड़ी। यही कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहां मिल जाता है? तो तमिलनाडु में प्लस केरला में प्लस कर्नाटका में। तो इन्हीं तीनों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या है? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। चलिए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है भैया? कैलाश पर्वत इनमें से कौन से क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत की बात करें तो याद करिए कि कैलाश मानसरोवर की बात होती है। किसकी बात होती है? कैलाश मानसरोवर। जैसे मान लीजिए कि आप एक हल्का सा ऐसे रफली मैप बना दीजिए। ठीक है ना। तो एक रफली जब इस तरीके से आप मैप एक बना दें और इसमें आप देखें कि कैलाश मानसरोवर कहां है, तो भैया यहां पर मिल जाएगा आपको कैलाश मानसरोवर। यहां पर कैलाश पहाड़ी है। ठीक है ना। और ये जो कैलाश है काफी इंपॉर्टेंट है। कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? क्या ये हिमालय का हिस्सा है? कैलाश पर्वत क्या हिमालय का हिस्सा है? नहीं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय में माना जाता है। किसमें भैया? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय पार स्थित है, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अब तो खैर तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, तो भैया चाइना में कह सकते हैं या तो भैया तिब्बत कह सकते हैं। ठीक है, और यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है, यहीं से एक नदी इस प्रकार से भी निकलती है और एक नदी इस प्रकार से निकलती है यहां। ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में क्या याद करते हैं? एसएसबी याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? एसएसबी। यहां पर देखिएगा एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया साथियों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और एस का मतलब यहां पर क्या हो गया? सतलज नदी। और यहां बी का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी। तो भैया तीन नदियां यहां से निकलती हैं कैलाश मानसरोवर के निकट से। कैलाश मानसरोवर के निकट से तीन नदियां निकलती हैं। ठीक है, और ये तीन नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। क्लियर बात है? अच्छा, तो शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? एसएसबी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक, आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा।
बहुत अच्छे। कह रहा है हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? भाई हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया था कि देखो जब आप हिमालय की बात करते हो तो हिमालय कितने पार्ट में बटा हुआ है। हिमालय की बात साथियों जब हमसे की जाए तो याद रहे कि हिमालय का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है। तो भैया सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर जो होता है उसे आप कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय को और क्या कह सकते हैं आप? ग्रेट हिमालय कह सकते हैं, या इसको आप वृहद हिमालय कह सकते हैं। समझ रहे ना? तो बिल्कुल। और इसके जस्ट नीचे क्या होता है? इसके जस्ट नीचे होता है साथियों मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को आप और क्या कह सकते हैं? लघु हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह सकते हैं भैया? लघु हिमालय भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना? और इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा? शिवालिक हिमालय। ठीक है? तो हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है। हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है और इन तीनों के ऊपर अगर कुछ है, इन तीनों के ऊपर अगर कुछ है तो वो क्या है? ट्रांस हिमालय है। क्या है भैया? ट्रांस हिमालय है। तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम सीक्वेंस से आपको याद करना है कि किस प्रकार से ये चीजें हैं, किस प्रकार से ये चीजें हैं। तो भैया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है? तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? एज इट इज। अब इसमें सबसे बाहरी कौन सा हुआ? इस बात का आराम से याद करना है। ठीक है? आराम से एकदम बिल्कुल समझना है कि हिमालय 3 पार्ट में है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है? और इसमें क्या है? इसके इन तीनों के ऊपर है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, जो कि हिमालय का हिस्सा ही नहीं है। क्लियर बात है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना भाई? इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई? चलिए भाई गुड़िया रानी, ये बताइए गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां किसकी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? कौन से आम के किस्म के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताएंगे भाई। शिवम, ऋतु, नीतू, पापिया। अच्छे वाह, क्या बात है, जबरदस्त नाम है। बताइए जरा। तो हमारी चाय भी आ चुकी है, चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लेंगे। भैया जरा ये बंद कर दो, है ना? गुजरात स्थित जूनागढ़, है ना? सर्दी खांसी बहुत है और एसी चलाओ, एसी बंद कर दीजिए भैया। चलिए, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां कौन सी आमों के लिए प्रसिद्ध है भैया? केसर। ठीक है? केसर। इसे साथियों आप क्या कहते हैं पता है? आम की केसर जो किस्म होती है, आम की जो केसर किस्म होती है, इसे कहते हैं आम की रानी। इसे आमों की रानी कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? आमों की रानी कहा जाता है। ठीक है भैया? क्वीन ऑफ मैंगोज, क्वीन ऑफ मैंगोज, बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी गुजरात में साथियों जो जूनागढ़ और गिरनार पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है पता है? ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। ठीक है? तो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है जूनागढ़ और गिरनार की पहाड़ियां। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है? बिल्कुल। कह रहा है साथियों भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। बहुत आराम से आप बता सकते हैं। ब्लू माउंटेन की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को। ठीक है ना? अच्छा, बाकी तो आप समझ रहे हैं कि नीलगिरी पहाड़ियां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां दोनों मेघालय में मिल जाएंगी। ठीक है? दोनों मेघालय में मिल जाएंगी। और शिवालिक पहाड़ियां आप जानते हैं कि हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है? चलिए बताइए भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे अन्नामलाई पहाड़ी भैया तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगर आपको केवल यह भी पता हो कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है तो भी आप आंसर बता लेंगे। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है? नीलगिरी पहाड़ियां तो भाई मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, बाकी केरल, कर्नाटक में भी है। सह्याद्री पहाड़ी पश्चिम घाट को ही कहते हैं महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? महेंद्रगिरी हो गया। इसका मतलब महेंद्रगिरी किसका हिस्सा है भैया? महेंद्रगिरी साथियों पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। और 1500 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है। 1500 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। क्या बात है। लाइक का सैकड़ा कौन पूरा कर रहा है भाई? 100वां लाइक कौन कर रहा है? बताओ भैया। हिमांशु, मनीष, नीतू, रिंकी, बताओ भैया। यादव जी, निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। कौन सी है? डोडा बेट्टा है। और ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं ला रहा हूं। ये क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में अभी तक आगे भाई पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। रायसीना हिल्स कहां पर स्थित है भैया? रायसीना हिल्स बिल्कुल आप बता लेंगे। अगर आप याद करें
तो एक चीज ऐसे समझिएगा कि हमने आपको बताया भी था पिछले वाले सेशन में कि भाई गुजरात से शुरू करके दिल्ली तक फैली हुई जो पहाड़ी है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अरावली पहाड़ी। क्या कहते हैं भैया, अरावली पर्वत श्रेणी इसे कहा जाता है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी इसे कहते हैं। और दिल्ली में इस, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो दिल्ली में स्थित हिस्सा है उसे कहते हैं क्या, रायसीना हिल्स। और इसी रायसीना हिल्स पहाड़ी को काटकर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है और इसकी डिजाइन कभी एडविन लुटियंस ने तैयार की थी, ठीक है ना। इसको किसने कभी डिजाइन तैयार किया था भैया, एडविन लुटियंस के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। तो अगर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी को काट कर बनाया गया है तो इस बात को एज इट इज याद कर लेंगे कि भाई अरावली पर्वत को रायसीना हिल्स को काट कर बनाया गया है, ठीक है, रायसीना हिल्स को काट कर बनाया गया है। चलिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया भर में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्रों में से एक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल भैया दुनिया भर के 8 सबसे आकर्षक केंद्रों में से एक है और जैव विविधता है ना। आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि ये बताइए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है भैया, तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है वो यहीं पर मिलती है। भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता मिलती है वो यहीं तो मिलती है ना। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिम घाट में मिलती है और ये बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से हॉट स्पॉट एरियाज में गिने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हॉट स्पॉट के एरियाज में गिने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हॉट स्पॉट का मतलब होता है तप्त स्थल, ठीक है ना। चलिए, कह रहा अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो बिल्कुल आराम से इसको बता सकते हैं, कई बार आप बता चुके हैं। गुरु शिखर इसका आंसर हो जाएगा। और याद करिए गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर है और गुरु शिखर साथियों कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितनी मापी गई है ना, समुद्र स्तर से, समुद्र के स्तर से पूछ रहा है तो कितनी मापी गई है, तो ये हो जाएगा लगभग कितना भैया, हो जाएगा 29,000। बाकी वैसे एग्जैक्टली अगर आप मीटर में देखते हैं तो कितनी होती है, 8,848 मीटर। कितनी, 8,848 मीटर। कितनी भैया, 8,848 मीटर। आइए ये बता दीजिए भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। अब तो भैया ठंडी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है और ठंडी के टाइम में चाय का आनंद, वाह वाह, एकदम जबरदस्त है ना। देखना जो नॉर्मल लोग हैं वो भी ठंडियों में चसेड़ी बन जाते हैं। चसेड़ी जानते हो ना, चसेड़ी किसे कहते हैं, चसेड़ी नहीं जानते, जो चाय पीने का शौकीन हो, ठीक है, उसे चसेड़ी कहते हैं, है ना। खोज खोज कर चाय पिए कि कहाँ चाय अच्छी मिलती है। हाँ, जैसे हमारे ऑफिस में बहुत सारे चसेड़ी हैं, ठीक है, खोजते रहते हैं कि कहाँ कहाँ चाय अच्छी मिलती है। और पूरे शहर भर में सही बताऊं तो कम से कम 10 ऐसी जगह हैं जो हम लोगों ने चिन्हित कर रखी है कि यहाँ यहाँ चाय अच्छी मिलती है। और किसी भी चाय को ये नहीं कह सकते कि ये वाली है ना एकदम सबसे अच्छी है। 10 के 10 जगहों की सब मतलब बढ़िया लगती, शानदार एकदम। आज यहाँ की तो कल वहां की और फिर सारे जहां की। चलिए भारत की, हाँ जी, तो देखिए कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है, तो भाई इसमें से हम सीधा सीधा देख रहे हैं हिंदू कुश पर्वत भारत में तो नहीं है। हिंदू कुश पर्वत जो है ये भारत में तो नहीं है। हिंदू कुश पर्वत की बात करें तो ये भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है कि नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। और याद करिए हिंदू कुश पर्वत, ठीक है ना, हिंदू कुश पर्वत के पार तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसके साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत के पार तक फैली हुई थी, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है, तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, कि भैया नेपाल में स्थित। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन करा रहे हैं तो जो भी आता जा रहा है आपको बताते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो भारत की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीनतम पूछा जाएगा तो अरावली होता है। कौन सी सबसे प्राचीनतम पूछे तो अरावली, और नवीनतम पूछे तो कौन सी, नवीनतम पूछे तो हिमालय, ठीक है ना। नवीनतम पूछेगा तो हिमालय
प्राचीनतम पूछेगा तो अरावली। ये बताइए गुरु शिखर क्या है भैया? तो गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं तो गुरु शिखर साथियों राजस्थान में स्थित है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। याद होगा आपको बताया था कि 1722 मीटर इसकी हाइट है। कितनी भैया? 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी शिखर है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें भैया? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। और कहां पर भैया? किस राज्य में है ये? तो ये भैया आपको मिल जाएगी केरल में। किस राज्य में मिल जाएगी? केरल में मिल जाएगी। और ये भी पश्चिम घाट का ही हिस्सा है, पश्चिम घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से आपको बता दे कि भैया अन्नामलाई जो है किसकी किसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है पता है? आप कहिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भी यही आंसर है, प्रायद्वीपीय भारत की, नहीं ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी यही आंसर होगा। अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी यही आंसर होगा। और अगर आपसे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब भी यही आंसर होगा। और यहां तक कि अगर आपसे केरला की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब भी यही आंसर होगा। और ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इन सभी मामलों में सबसे ऊंची चोटी है, ये इन सभी मामलों में सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर बात है? चले अगले प्रश्न की ओर। ठीक है भैया, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ जी, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ भैया यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब कब तक सेम जिम्मेदारियां निभाई जाए। आइए बिल्कुल सेशन को लाइक करते चलिएगा, आपका अपना प्यारा सेशन है। इसका आंसर दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? वलित पर्वत, तो भैया इसमें से वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन कौन सा है भैया? तो हिमालय पर्वत साथियों फोल्डेड माउंटेन है। क्या है ये? फोल्डेड माउंटेन है। और फोल्डेड माउंटेन ऐसा होता है कि जैसे आप समझिए कि जैसे धरती की प्लेटें हैं, एक धरती की प्लेट इधर है, एक धरती की प्लेट इधर है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो इससे क्या होगा? एक जो है हिस्सा उठ जाएगा और इसी से क्या बनेगा? फोल्डेड माउंटेन बनेगा। और हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन होने के साथ साथ, ठीक है भाई, कह सकते हैं कि अपनी युवावस्था में है और अभी भी निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हिमालय वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन कहा जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, चलिए कह रहा दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भाई पहले नंबर पर तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, दूसरे नंबर पर साथियों K2 है, दूसरे नंबर पर K2 है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन सी है? तीसरे नंबर पर कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है? कंचनजंगा की हाइट कितनी है भैया? तो कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम में है, भारत में है। इसकी हाइट है 8,598 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है ना, तो बहुत डिफरेंस है नहीं, बहुत डिफरेंस है नहीं। देखिए 8,848, 8,611, 8,598, मतलब कुल मिलाकर ले दे के 200-250 मीटर का डिफरेंस है कुल में, है ना, 200-250 मीटर का डिफरेंस है। टॉप 3 जो पीक्स है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड। आइए अगला देख लेते हैं। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? माउंट कंचनजंगा साथियों जो कि कहां पर स्थित है? माउंट कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और आप देखेंगे अभी अभी जस्ट बताया था कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर K2 और तीसरे पर कंचनजंगा। क्लियर बात है ना? तो कहीं से कहीं तक दिक्कत, ये पहला हो गया, ये दूसरे नंबर पर हो गया और ये भैया तीसरे नंबर पर हो गया। ठीक बात है, एज इट इज याद कर लेना है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि 2016 में आरआरबी एनटीपीसी ने इसको पूछा था। ये बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो सभी के आंसर आने चाहिए भाई। बताएंगे नीतू, मनीषा, रूपेश, राजेश, वैष्णवी, महिमा, गुड़िया रानी। बताओ भैया, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक सिंपल सी ट्रिक, क्या भैया? सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी कि हमारे रोहित की है ना, हमारे रोहित की बड़ी छिपकली। ठीक है, हमारा जो रोहित है उसके पास बड़ी छिपकली है। हमारे रोहित की बड़ी छिपकली। ठीक है, हमारे रोहित की बड़ी छिपकली, है ना। तो देखिए हमारे से क्या हो जाएगा? हमारे से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, रोहित से क्या हो जाएगा? रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बड़ी से क्या हो जाएगा, बड़ी से भैया बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, छिपकली से क्या हो जाएगा, छिपकली से शिपकिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिपकिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिपकिला दर्रा। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है क्या, कि हमारे रोहित की बड़ी छिपकली, तो हमारे से हिमाचल प्रदेश, रोहित से रोहतांग, बड़ी से बड़ा लाचा, छिपकली से शिपकिली। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। इसमें इन सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे अगर आप याद करिए तो रोहतांग दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रावी नदी यहां से निकलती है। कौन सी नदी यहां से निकलती है भैया, रावी नदी। ठीक है, तो आप देख रहे होते हैं कि रावी नदी भैया यहां से निकलती है, रावी नदी निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, यहां से चिनाब नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, यहां से भैया चिनाब नदी निकलती है। और यहां से कौन सी नदी, यहां से क्या होता है, यहां से सतलज का भारत में प्रवेश होता है ना। सतलज का भारत में जो प्रवेश होता है वो इसी दर्रे से तो होता है कि नहीं, सतलज नदी का भारत में प्रवेश। तो एकदम तीनों याद रखेंगे, रावी नदी, र से रोहतांग, र से रावी। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी और शिपकिला दर्रे से सतलज नदी। ठीक है, हालांकि यह है कि रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा क्रमशः रावी और चिनाब के स्रोत हैं, यहीं से निकलती ही है, जबकि सतलज नदी इससे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, वैसे भी स से सतलज, स से हाँ शिमला, शिमला, और स से शिपकिला। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए राइट आंसर इसका क्या हो गया भैया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ऐसे और ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए कह रहा है हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए, इसको मैं आपको एक अगले पेज पर बता देता हूं। ऐसे देखिएगा, जैसे है क्या कि मान लीजिए हमने ये हिमालय बना दिया। ठीक है ना, ये हिमालय बना दिया, हालांकि ईश्वर ने बनाया, मैं क्या हिमालय बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक नदी, यहां पर जैसे नदी बहा दी जाए। ठीक है, तो नदियां बहाई जाए थोड़ी। ठीक है, देखिए भाई यहां पर एक नदी बह रही है, ऐसे यहां पर एक नदी बह रही है, ऐसे यहां पर एक नदी बह रही है। ठीक है, तो ये हो गई, ये सिंधु हो जाएगी, ये सतलज हो जाएगी, ये काली नदी हो जाएगी, ये तीस्ता हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी, है ना, आपकी ब्रह्मपुत्रा। तो देख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें है क्या कि ये हो गई कौन सी, ये हो गई भैया सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये हो गई सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी हो गई। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई सतलज नदी। कौन सी नदी हो गई ये हो गई सतलज नदी। ठीक है, ये हो गई सतलज नदी। ये कौन सी हो गई भैया, ये हो गई काली नदी। कौन सी हो गई ये हो गई काली नदी। ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी हो गई, ये हो गई तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और ये कौन सी हो गई भैया, तो ये ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नीचे शायद ना दिखे, ये हो जाएगी भैया ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए कि भाई इसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि भाई ये जो पर्वत है, ये जो हिमालय है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो या तो हम इसे कश्मीर हिमालय कहेंगे या तो इसे हम पंजाब हिमालय कहेंगे। ठीक है, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय इसे कहा जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय इसे कहा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, सतलज नदी और काली नदी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और इसी प्रकार से ये जो नदी है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं इसे असम हिमालय कहा जाता है। ठीक बात है, इसे असम हिमालय कहते हैं। अब एक बात और समझिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स, क्या, जैसे भाई अगर आपसे कहा जाए कि ये जो 4 हिमालय हो गए, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है, इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है भाई। अगर आपसे कहे कि सबसे ऊंचा हिमालय बता दो इसमें, तो याद रहे कि भैया जो नेपाल हिमालय है ये सबसे ऊंचा हिमालय है। ठीक है ना, चारों हिमालयों में से ये सबसे ऊंचा हिमालय है। ठीक है, और एक बात याद करनी है कि भाई जैसे जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या होता है, होता यह है कि भाई जो चौड़ाई है कम होती जाती है। क्या होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है ना, चौड़ाई कम होती जाती है। और मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, सीधे शब्दों में कह लें कि 2 बातें, एक तो चौड़ाई और दूसरी क्या है, ऊंचाई। यही 2 बातें तो यहां पर देखने को मिलती है, चौड़ाई और दूसरी ऊंचाई। तो होता यह है कि जो चौड़ाई होती है
ये ठीक है कम होती जाती है, चौड़ाई क्या होती है कम होती है और ऊंचाई क्या होती है बढ़ती जाती है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे पश्चिम से पूरब जाते हैं, ठीक है, चौड़ाई कम होती है ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए तो एज इट इज याद कर लेना है और बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिस्ता और दिहांग। दिहांग किसे कहा जा रहा है यहाँ दिहांग दरअसल में ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जा रहा है। दिहांग जो है किसे कहा जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो उसे वहां पर ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि दिहांग कहा जा रहा होता है, इसी वजह से। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, असम हिमालय हो जाएगा। क्या, असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि पूरी चीजें समझ में आ रही हैं और बिल्कुल मजा आए तो सेशन को लाइक करने से पीछे मत हटिएगा, है ना, यही तो एक चीज है जिसमें अभी यूट्यूब पर फिलहाल पैसा नहीं खर्च होता। क्यों, आइए ये बताइए। बहुत बढ़िया। कह रहे निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें से क्या एक ऐसा है जो नेपाल में नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दक्कन तो भारत में है ना, दक्कन तो भारत में है, ये नेपाल में कहां है। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लीजिए। हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है, हैदराबाद जो सिटी है, हैदराबाद जो शहर है, ये किस पठार पर स्थित है। देखिए हैदराबाद साथियों मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कौन से पठार पर है, तो भैया ये मिल जाएगा मालवा सॉरी डेक्कन के पठार पर। कौन से पठार पर, डेक्कन के पठार पर ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हैदराबाद के बारे में अगर हम स्पेशल बहुत सारी बातें करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हैदराबाद काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हैदराबाद से बनते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो यही कि ये किसकी राजधानी है भैया, ये तेलंगाना की राजधानी है कि नहीं, तेलंगाना की राजधानी है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के तट पर है। और याद करिए कि यहां पर मध्यकाल में यह स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, मध्यकाल में यह स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया था चिनकिलीज खां के द्वारा। किसके द्वारा, चिनकिलीज खां के द्वारा यहां पर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया था। चिनकिलीज खां, जिसे निजामुल मुल्क कहा जाता है, निजामुल मुल्क आसफ जहां, क्या कहा जाता है, निजामुल मुल्क आसफ जहां जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बाकी यहां पर देखिए, याद करिए चार मीनार है। किसने बनवाया था चार मीनार, कमेंट करके बताएंगे चार मीनार किसने बनवाया था भैया। बाकी यहीं पर साथियों देश का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया था पिछले साल, गोल्ड एटीएम। और यहीं पर देश का पहला वन विश्वविद्यालय भी तो यही है, देश का पहला जो वन विश्वविद्यालय है वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। देश का पहला महिला, है ना, महिला औद्योगिक पार्क, या यहीं पर कह लीजिए देश का जो पहला डॉग पार्क है वो भी यहीं पर बना था। देश का पहला डॉग पार्क यहीं पर बनाया गया था। पहला रॉक गार्डन यहां पर बनाया गया था। ठीक है, पहला महिला औद्योगिक पार्क भी बनाया गया, महिला औद्योगिक पार्क। ठीक है ना, पहला महिला औद्योगिक पार्क भी यहां पर बना। यहीं पर स्थित है क्या, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। याद करिए, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर स्थित है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान यहीं पर तो है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, याद करिए माइलेट्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च, IIMR इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च इसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहीं पर आप देखेंगे तो एक स्टैचू भी स्थित है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहां पर स्थित है। किसकी प्रतिमा है ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी भैया, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। तो ये भी याद करने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक से बढ़कर एक सवाल है। और याद करिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तब जाकर हैदराबाद भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में के तहत भारत का हिस्सा बना, भारत का हिस्सा बना। ठीक है ना, नहीं तो ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं और बिल्कुल एकदम आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बनाइए इसे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें और इसे शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बनाएं। ठीक है, चलिए तो हो गया बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हैदराबाद स्पेशल हो गया भैया, आइए ये बता दीजिए। ठीक है बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है जिसे क्या कहते हैं, संसार की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे संसार की छत कहा जाता है। ठीक, तो भैया संसार की छत कहा जाता है किसे, तिब्बत के पठार को संसार की
छत कहा जाता है, संसार की छत। तो बिल्कुल याद रखिएगा। पठार क्या होता है भैया? पठार जो है यूं समझ लीजिए कि धरती का मेज जैसा उठा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि अगर समतल है तो भैया ये मैदान हो गया, ठीक है, और इस प्रकार से है तो ये पहाड़ी हो गई, और ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पठार है, ये वाला जो हिस्सा है ये पठार है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मैदान है, ठीक है। तो बिल्कुल समतल है तो मैदान है, और उठा हुआ हिस्सा है सपाट, तो वो पठार हो जाता है, ठीक है। जैसे भारत में कई सारे पठार हमने आपको बताए हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, कह रहा दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाई दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में कौन सी मिट्टी होती है? तो ये मिट्टी साथियों जो होती है इसको कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी, ठीक है। और आप यहां पर स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि कहां पर कौन सी मिट्टी है। तो जैसे देखिए यहां पर ये देख सकते हैं, ये काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाया गया है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र दर्शाया गया है? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है ये, ठीक है, काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। अब देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज और बता दे कि एक ट्रिक, ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जल कल। क्या भैया? जल कल। जल है तो कल है, ठीक है। हाँ, जिसके, है ना, जिसके हाथ में पानी बंद होगा उसी का भविष्य में सितारा बुलंद होगा, ठीक है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मिट्टी भी जरूरी है। तो ज से क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? लाल। उसके बाद कौन सी? काली मिट्टी। और उसके बाद कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। तो ये सिंपल सी ट्रिक हो जाती है कि भारत में जो सर्वाधिक विस्तार है, भारत में जो सर्वाधिक विस्तार है मिट्टियों का, उसके लिए ये सिंपल सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन सी मिट्टी का है, ठीक है। तो भैया सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम मानते हो कि तुम काले हो? भाई साहब कह रहे हैं काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अच्छी बात है, बस बिल्कुल बवाले हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल तो बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी आप जानते हैं साथियों, काली मिट्टी की बात करें तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है, इसलिए इसे लावा मिट्टी कहते हैं। और चूंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और इसमें आप ये भी है कि भाई इसे काली मिट्टी के साथ साथ रेगुर मिट्टी तो कहते ही है। रेगुर ऐसे भी लिख सकते हैं और रेगुड़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको, मतलब जैसे भी लिखा मिल जाए सही है, ठीक है। तो वो चीज होती है। चलिए आगे देख लिया जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए भैया, अच्छा अच्छा, आप काले नहीं है, कोई बात नहीं, गाना ऐसे ही गा रहे थे, कोई बात नहीं, हमारा श्याम भी काला ही था, ठीक है, मैं भी काला ही हूं, देख लीजिए, है ना। हाँ वो तो कभी कभी क्रीम पाउडर अगर आपको लगे कि ऐसा लग जाता है, कैमरा है, कैमरे पे भले जो है हो जाती है अलग अलग चीजें। अच्छा अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भैया? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताएंगे। काले घोरे से, काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भैया? तो आप जानते हैं माजुली द्वीप। कौन सी? देखो भारत का ही नहीं साथियों, विश्व का भी सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, एज इट इज याद करने की जरूरत है, ठीक है। और किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र द्वारा, है ना, इसका निर्माण किया गया है भैया। और कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए ये बताइए, बहुत बढ़िया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? देखिए भारत में वैसे ज्यादातर जो बारिश होती है, भारत में वैसे जो ज्यादातर बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? वो इस वाले मानसून से होती है ना, इस वाले मानसून से होती है। और इस वाले मानसून को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं इसे? इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो भारत में अधिकतर बारिश तो इसी से होती है, ठीक है, भारत में ज्यादातर जो बारिश होती है वो इसी से होती है, ठीक है, भारत में जो ज्यादातर बारिश होती है वो इसी से होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक एरिया है जो इससे बारिश जहां पर नहीं हो पाती, ये वाला एरिया।
तो ये वाला जो एरिया है जिसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कोरोमंडल तट। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु का यह जो कोरोमंडल तट है, इसमें यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश में यह पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये वृष्टि छाया प्रदेश में है, ठीक है, इसलिए यहां पर बारिश नहीं हो पाती इससे। इसी कारण यहां पर आप देखेंगे जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। किससे होती है? लौटते मानसून से होती है। बात समझ रहे हैं? तो ये वाला जो मानसून है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लौटता मानसून। इसे क्या कहते हैं भैया? लौटता मानसून। और जो लौटता मानसून होता है इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और ये लौटता हुआ मानसून यही है, ठीक है ना। तो लौटते मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से कहां पर बारिश होती है? तमिलनाडु में होती है। वो भी कब होती है? ठंडी में होती है। कब होती है? ठंडी के टाइम में। हालांकि ठंडी के टाइम में पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, जो उत्तर भारत का एरिया है आपका दिल्ली और उसके आसपास का, वहां पर भी बारिश होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है जेट स्ट्रीम से, ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तमिलनाडु आंसर हो गया इसका। आइए इसका आंसर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बारिश की मात्रा है वो 85% तक है, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 300वां लाइक पूरा होने में मात्र 12 लाइक बाकी है, तो जरा दौड़ाइए और अपना करिश्मा दिखाइए। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कमोरिन, तो जाहिर सी बात है इसमें तो कहीं दिक्कत है नहीं। केप कमोरिन कहां पर स्थित है भैया? केप कमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। केप कमोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। आइए इसका भी आंसर दे दीजिए। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बता दीजिए। देखिए बढ़िया प्रश्न है, और आप भारत के मैप पर झीलों की स्थिति की प्रैक्टिस करें तो इट वुड बी मच बेटर, आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। फिलहाल इसमें राइट आंसर क्या है वो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि कोलेरू झील जो है ये कहां पर है? कोलेरू झील साथियों आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत में है। कहां पर है भैया? पूर्वोत्तर भारत में है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं सबसे बड़ी झील, अगर आपसे कही जाए कि भैया ठीक है सबसे बड़ी झील बताइए, तो अब जरा ध्यान से देखते चलिए सबसे बड़ी झील के मामले में क्या कुछ, ठीक है, चीजें हैं, ठीक है, क्या कुछ चीजें हैं इसमें जरा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी झील में एक तो अगर आपसे सामान्यतः कहा जाए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई भारत की सबसे बड़ी झील बताइए, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील बताइए सामान्यतः, ठीक है, तब क्या होगा आंसर? भाई भारत में, ठीक है, सामान्यतः अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी झील तो क्या बताएंगे? और अगर आपसे कहा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए तब क्या बताएंगे? और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील बताइए तब क्या बताएंगे? सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए, खारे पानी की झील पूछा जाए तब क्या बताएंगे? सबसे बड़ी लैगून झील पूछा जाए तब क्या बताएंगे? ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील बताइए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तब क्या बताएंगे? और अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तब क्या बताएंगे? ठीक है। और अगर आपसे क्या कहा जाए भैया, इसी प्रकार से पूर्वोत्तर हो गया, ठीक है, पूर्वोत्तर वाला हो गया, ठीक है। तो भैया खारे पानी की, मीठे पानी की, अंतरदेशी, पूर्वोत्तर और ये, ठीक है, मीठे पानी कहे या ताजे पानी कहे बात एक ही है, मीठे पानी कहे या ताजे पानी कहे बात एक ही है, ठीक है। हाँ जी, तो उस चीज को भी थोड़ा समझना है, ठीक है। तो चलिए जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो भैया इन दोनों का आंसर तो चिल्का है, ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या है? चिल्का। और चिल्का आप जानते हैं कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो खारे पानी की लैगून या सामान्यतः सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का। मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो भैया वुलर हो जाएगा, ठीक है। वुलर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अंतरदेशीय झीलों में सबसे बड़ी झील पूछेगा तो सांबर है। और सांबर कहां पर है? सांबर भैया राजस्थान में। कहां पर है सांबर? राजस्थान में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो लोकटक कहां पर है? लोकटक भैया मणिपुर में है। कहां पर है लोकटक? लोकटक साथियों मणिपुर में है, ठीक है। कृत्रिम झील में सबसे बड़ी झील पूछेगा तो गोविंद सागर है। कृत्रिम झील में सबसे बड़ी पूछेगा तो गोविंद सागर झील है। और गोविंद सागर कहां पर है? ये भैया पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है, जो कि आपका भाखड़ा नागल बांध है ना, भाखड़ा नागल बांध द्वारा ही निर्मित है, ठीक है ना, है ना भैया, ठीक है। अच्छा भैया, और इस प्रकार से आपको चीजें याद करने की जरूरत है।
बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट है तो भैया जरूरी है वीके का जीके, ठीक है, अंदाज शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक, बहुत अच्छे शानदार बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आंसर तो इसका मिल ही गया है। आइए इसमें कुछ ट्रिक्स भी आपको आगे बताएंगे। जैसे केरल राज्य में कह रहा है इनमें से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो भैया देखिए सस्तम कोटा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, रेणुका। रेणुका झील साथियों कहां मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दें कि ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रामसर साइट भी है, सबसे छोटी रामसर साइट भी है, सबसे छोटी रामसर साइट भी यही है, सबसे छोटी, ठीक है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल भी यही है, ठीक है। ये देखिए भाई कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। देखिए इसमें आप देखिए जैसे नाथुला दर्रा कहां पर है, ये भैया सिक्किम में है, ठीक है, कहां पर है, सिक्किम में है। बाड़ा लाचा दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। मयाली दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में है। मयाली दर्रा कहां पर है भैया, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो कौन सा दर्रा कहां पर है वो भी दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, और अब एक चीज ये समझिए कि जैसे अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें, आइए मैं आपको जम्मू कश्मीर की झीलें याद करा दूं। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जम्मू कश्मीर की सारी झीलें याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से एक चीज और, ठीक है, हाँ एक बात और आपको बताना था कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछी जाए तब क्या बताएंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर, ठीक है। अगर कहा जाए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की झील, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है इसका नाम क्या है भारत में। चलिए तो ये भी जरा देख लीजिए, और इसका नाम है चोल्हामू झील, ठीक है। कहां पर स्थित है चोल्हामू झील, चोल्हामू झील जो है ये सिक्किम में है। कहां पर है, सिक्किम में है, पक्का याद रहेगा ना। हाँ जी, तो एकदम ये परफेक्ट हो गया आप बीके का जीके, मुझे लग रहा था कि कुछ तो छूट रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए जरा जो बताने जा रहा हूं इसका ध्यान दीजिए। भाई जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं ये आपको याद करा देता हूं। लद्दाख में कौन कौन सी झीलें हैं ये भी एक सिंपल सी ट्रिक से याद करा देता हूं, ठीक है ना। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं ये भी आपको याद करा देते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान की झीलें भी आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो आइए जरा ध्यान दीजिए एक एक करके, ठीक है। हाँ जी, ट्रिक्स के लिए तैयार हो जाइए, बहुत शानदार ट्रिक्स है, एक बार प्रैक्टिस करते ही हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की झीलों के लिए आपको याद करना है वुड के मन में नाग। क्या भैया याद करना है, वुड के मन में नाग, ये ट्रिक है, ठीक है ना, वुड के मन में नाग। अब देखिएगा इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि वू से हो जाएगा वुलर झील, ठीक है। कौन से भैया, वुलर झील। ड से क्या हो जाएगा, डल झील। मन से क्या हो जाएगा, मानस बल झील। कौन सी, मानस बल झील। अब देखिए नाग से क्या होगा, तो नाग से एक हो जाएगा शेषनाग झील, शेष नाग, बैरी बैरी नाग, ठीक है। और जब दो नाग हो गए तो एक नागिन भी हो जाएगा, एक नागिन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेषनाग, बैरी नाग और नागिन, सिंपल ट्रिक है, ठीक है भैया। तो आराम से याद हो जाएगा कि वुड के मन में नाग, सिंपल सी ट्रिक है, वुड के मन में नाग, तो वुलर, डल, मानस बल और नाग से शेषनाग, बेरी नाग और नागिन, ठीक है। नाचे नागिन गली गली। अच्छा आप जरा ध्यान दो भाई, अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, लद्दाख में जितनी भी झीलें हैं, लद्दाख में, ठीक है, जितनी भी झीलें हैं उसके नाम में आपको कहीं ना कहीं सो लिखा रहेगा, सोकर, ठीक है, या कहीं ना कहीं सो शब्द जरूर आएगा। कौन सा शब्द आएगा, हाँ आधा तय और पूरा सा, ये शब्द आएगा। जितनी भी आप देखिए ना, मैं लिख कर दिखाता हूं एक दो एग्जाम्पल के रूप में। आप ऐसे देखिए कि जैसे पेंगोंग सो, याद है आपको, पेंगोंग सो, ठीक है। और एक ऐसी झील कौन सी, सोकर, कौन सी, सोकर। और एक ऐसी झील कौन सी है, सोमोरीरी, सोमोरीरी, समझ रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, बशर्ते आप इसको दिमाग में बिठाएं कि क्या बता रहा हूं शॉर्टकट, ठीक है। और इसी प्रकार से उत्तराखंड वाली झील तो और आसान है, इनके झीलों के नाम के अंत में ताल रहता है, ठीक है, ताल शब्द। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी भी झीलें हैं जिनके भी नाम के अंत में ताल है सब उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड की 99% झीलों के नाम के अंत में ताल है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए ट्रिक देखिए, इसके लिए ट्रिक है भैया क्या, कि राजसमंद, क्या ट्रिक है, राजसमंद की एफडी, ठीक है, राजसमंद की एफडी सांभा के पीछे की है, सांभा के पीछे
की है, ठीक है, राजसमंद की एफडी सांभा के पीछे की है, ठीक है भैया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, एक लाइन कि राजसमंद की एफडी, राजसमंद ने फिक्स डिपॉजिट कराया, एफडी कराई है, तो इसके सांभा के पीछे वाली एफडी है, मतलब उसके बाद एफडी कराई थी इसने, ठीक है ना। चलिए भैया, अच्छा देखिए भैया, आराम से याद हो जाएगा, राज से, ठीक है भाई, राज से एक तो राजस्थान हो जाएगा, राज से एक तो क्या हो जाएगा भैया, एक तो राज से राजस्थान हो जाएगा कि भैया ये सब के सब कहां पर है, राजस्थान में है। अब देखिए संबंध से दो नाम है, एक है राजसमंद झील, एक का नाम है राजसमंद झील, और एक का नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है भैया, जयसमंद। एफ से क्या हो जाएगा भैया, फतेह सागर झील, क्या हो जाएगा, फतेह सागर झील। डी से क्या हो जाएगा, डिडवाना झील हो जाएगा, ठीक है। सांभा से क्या हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा। पीछे से क्या हो जाएगा, पिछौला झील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिछौला झील हो जाएगा। और आप बताइए कितनी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अंदाज वाली ट्रिक है, ठीक है ना। अब देखिए आज की डेट में हमने सारी, ठीक है, बहुत सारी, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन मैक्सिमम झीलों को याद करने की शानदार ट्रिक बता दी। जितना आपको प्रमुख झीलें याद होनी चाहिए उसमें से 50% से ज्यादा तो आपको इन्हीं तरीकों से याद हो जाएगी। अब देखिएगा आने वाले टाइम में आपको YouTube पर ये जो ट्रिक्स हैं ये वायरल नजर आएंगी हर जगह, ठीक है, बिल्कुल शानदार है। आप एक जगह पर इसकी स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं नोट्स में, है ना, इसको आप जरूर लिखें और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। देखिए जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, उत्तराखंड की और राजस्थान की आराम से सारी याद हो गई, ठीक है। बाकी तो आप थोड़ा बहुत और जो बच गया वो आप जानते हैं। आइए जरा इसका बताएंगे, बिल्कुल, हाँ जी, बस लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी, वेरी गुड। आइए कहिए भैया इसका आंसर कहिए फिर, चलिए आंसर फेंक के मारिए जरा इसका। तो हिमालय की इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, उत्तराखंड की तिब्बत से नहीं जोड़ता। अच्छा दर्रों को भी याद करने की ट्रिक बता दूं, देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की ट्रिक तो आपको बता दी है, बताई थी ना हमारे रोहित की बड़ी छिपकली, तो सिंपल सी ट्रिक थी। अभी आगे और बताता हूं, देखिए भाई हिमालय की इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा में उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए शिवकिला दर्रा उत्तराखंड में है ही नहीं, पहली बात तो भाई शिवकिला दर्रा उत्तराखंड में है ही नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक ले लीजिए, क्या ट्रिक है, बहुत आसान है, आप आराम से याद कर लेंगे। ट्रिक ये है, देखिएगा ट्रिक, ट्रिक है भैया क्या, मालिनी जी को जानते हैं, मालिनी, ठीक है, मालिनी अवस्थी जी प्रसिद्ध गायिका है, मालिनी कुमारी, ठीक है, मालिनी कुमारी का मन, मालिनी कुमारी का मन, ठीक है, उत्तराखंड जाने का है, मालिनी कुमारी का मन उत्तराखंड जाने का है, ठीक है। आप देखिए कितनी परफेक्ट ट्रिक है। देखिए म से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा माना दर्रा, क्या हो जाएगा, माना दर्रा। ली से क्या हो जाएगा भैया, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। नी से क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। ये तीन दर्रे हैं, तीनों दर्रे याद हो गए, तीनों दर्रे आपको आराम से याद हो गए। कहां पर है ये सब, उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए जरा, अब आगे देखिए कुमारी से क्या हो गया कि ये तीन के तीनों दर्रे जो है, ये तीन के तीनों जो दर्रे हैं ये कहां स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय में स्थित। ये तीन के तीनों दर्रे कहां पर है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए इधर देखिए, का से क्या हो जाएगा, का और मन, का और मन इन दोनों, का से हो जाएगा कैलाश, का से क्या हो जाएगा कैलाश, और मन से क्या हो जाएगा मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर को जाने का मार्ग, को जाने का मार्ग, को जाने का मार्ग, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर मतलब क्या हो गया, है ना, का मार्ग इन्हीं दर्रों से है, इन्हीं दर्रों से है, इन्हीं दर्रों से है। और आप याद करिए जरा कि कैलाश मानसरोवर का मतलब क्या हो गया, कैलाश मानसरोवर का मतलब हुआ तिब्बत, और तिब्बत का मतलब क्या हो गया, चाइना। क्या मतलब हुआ, चाइना। इसका मतलब यह हुआ कि भैया माना, लिपुलेख, नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे जो कि कुमाऊं हिमालय, कुमारू से कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में स्थित है, से होकर कैलाश मानसरोवर मतलब तिब्बत या चाइना जाने का मार्ग है। खत्म कहानी, ठीक है। तो आप बताइए कि इस ट्रिक में कितना दम है? मजेदार है? तो फिर अभी तक लाइक क्यों नहीं किया सबने भाई? चलिए स्क्रीनशॉट ले डालिए, इसको भी लिख डालिए भैया, ठीक है। बहुत अच्छे, शानदार। चांदनी चौक टू चाइना, समझ आई ना? बस ठीक है, और क्या। चलिए ये बताइए,
क्या कह रहा है, मजा आ गया, बस फिर क्या। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि मतलब ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ट्राई जंक्शन में स्थित है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, धन्यवाद, आभार। चलिए देखिए भैया, तो एकदम सिंपल सा है दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा कहां पर है, तो दीफू दर्रा मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, कहां कहां पर कह रहा है ना, भारत, चीन और म्यांमार। आप जानते हैं भारत, चीन और म्यांमार, इन तीनों की सीमाएं कहां मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इन तीनों की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है भाई अनुराग बाबू। चलिए भाई, रश्मि, काव्या, सौम्या, बहुत बढ़िया भाई, वरुण, अमरेंद्र, बहुत बढ़िया, शानदार में मधुलिका जी। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। बढ़िया प्रश्न है। देखिए बनिहाल दर्रा क्या पीर पंजाल में है, क्या जलेपला जास्कर में है, क्या जोजिला वृहद हिमालय में है, क्या खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है भैया। तो ये जो बनिहाल दर्रा आप देख रहे हैं, ये जो बनिहाल दर्रा आप देख रहे हैं, ये है ना, एक मिनट, बनिहाल, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम बनिहाल की बात करें, हाँ बनिहाल, जलेपला नहीं, बनिहाल तो ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल। हाँ एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात समझिए कि जास्कर, आप सब जानते हैं कि जास्कर जो है, जास्कर पर्वत श्रेणी कहां मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन जलेपला कहां पर है, जलेपला सिक्किम में है। जलेपला कहां पर है, सिक्किम में है। अब आप खुद सोचिए कि जलेपला दर्रा सिक्किम में है और जास्कर श्रेणी कहां पर है, मुख्यतः लद्दाख में है। तो इसका दोनों का कहीं से कहीं तक मेल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर यही है। ठीक है, अब जलेपला आते ही एक चीज का दिमाग में आता है क्या, कि अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे भारत का मैप बनता है तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है भैया सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम बना, सिक्किम बना, तो भैया इधर क्या होता है, याद करिए जरा, कि भाई इधर होता है नेपाल, इधर क्या होता है, इधर होता है नेपाल, और इधर ऊपर होता है क्या, चाइना, और इधर क्या होता है, भूटान। ठीक है, इधर होता है भूटान। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो दर्रे हैं, जैसे एक दर्रा यहां पर है, ठीक है, और एक दर्रा यहां पर है। ठीक है, तो ये जो दर्रा है, अब समझिए कि इसमें ये समझना है कि ये वाला जो दर्रा यहां पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नाथुला दर्रा। ठीक है, और ये वाला जो दर्रा आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जलेपला दर्रा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जलेपला दर्रा। अब इसी मैप से आप ये समझ जाइए, इसी मैप से आप ये समझ जाइए कि भाई कौन से दर्रे, सिक्किम में स्थित कौन सा दर्रा है जिससे होकर चाइना जाने का मार्ग है, और सिक्किम में स्थित कौन सा दर्रा है जिससे होकर भूटान जाने का मार्ग है। समझ रहे हैं ना। तो भैया यहां पर स्थित ये देखिए नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रे से चाइना जाने का, तिब्बत जाने का मार्ग है, और ये जो जलेपला दर्रा है इससे होकर भूटान जाने का मार्ग है। अब पेपर में यही क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन फंसा देता है कि सिक्किम में स्थित किस दर्रे से भूटान जाने का मार्ग है और किस दर्रे से तिब्बत जाने का या चाइना जाने का मार्ग है। आइए ये देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। बहुत आसान है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये पता है कि भाई ये खैबर दर्रा भारत में है ही नहीं, ये तो हिंदू कुश पर्वत में है कि नहीं। ये कहां स्थित है, ये हिंदू कुश पर्वत में है ना, हिंदू कुश पर्वत में है। और हिंदू कुश पर्वत कहां पर स्थित है, ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। से होकर भारत में प्रवेश किसने किया था, याद करिए, से होकर भारत में प्रवेश प्राचीन काल में किसने किया था, भारत में प्रवेश 3 लोगों ने। किसने किसने भैया, तो याद करिए, आर्यों का भारत में प्रवेश इसी दर्रे से हुआ था। ठीक है, आगे चलकर सिकंदर का भी भारत में आक्रमण जो हुआ वो इसी दर्रे से होकर हुआ था, और बाबर ने भी भारत में मध्यकाल में इसी दर्रे से प्रवेश किया था। ठीक है, तो खैबर दर्रा भारत में है ही नहीं। ठीक है ना, तो एज इट इज याद हो जाएगा आराम से कहीं तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, लाइक का आंकड़ा 400 पार। ठीक है ना, हाँ जी, ठीक। अच्छा एक मिनट, हाँ देखिए, जोजिला जो है ना, ये जलेपला की बात हो रही थी। जोजिला अलग है और जलेपला अलग है, दोनों को आपस में बिल्कुल मिक्स मत करिएगा। ठीक है ना, हाँ जी, दोनों को आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। जलेपला अलग है और जोजिला अलग है। ठीक है भैया, सुमेलित नहीं है पूछा है, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा।
चलिए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अभी हमने जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये उसी के आधार पर इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो चलिए भैया, जैसे ये देवसा दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, बाड़ा लाचा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और नाथुला सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सिक्किम। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, ठीक है, और फिर 2006 में खोल दिया गया, ठीक है। हाँ जी, इससे होकर भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है। अब की बार 400 पार, चलिए बस हो ही गया बंटाधार। चलिए, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा, भाई काराकोरम दर्रा क्या है, काराकोरम दर्रे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ जी भैया, अगर हम काराकोरम दर्रे की बात करते हैं तो काराकोरम दर्रा भैया भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा पूछा जाए, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा यही, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कारगिल। वैसे आपको बता दें कि जो काराकोरम दर्रा है आज के टाइम पर चाइना का इस पर कब्जा है, ठीक है, इसके ज्यादातर हिस्सों पर चाइना का कब्जा है। क्यों, क्योंकि ये जो काराकोरम दर्रा वाला क्षेत्र है ये पीओके वाले एरिया में पड़ता है, और पीओके वाला एरिया पाकिस्तान, भाई पीओके का मतलब भी होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके का तो मतलब ही है ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो पीओके पाकिस्तान ने उठाकर चाइना को दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, दीफू दर्रा कहां स्थित है भैया, तो दीफू के बारे में बताया था कि दीफू दर्रा जो है ये भारत, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि भैया भारत, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, के ट्राई जंक्शन पर स्थित, ट्राई जंक्शन पर स्थित, ठीक है, तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है, एज इट इज आपको याद कर लेना है। फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा क्या, अरुणाचल हिमालय, ठीक है। हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है, ठीक है ना। अब देखें क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे कि किसको किसको जोड़ रहा है भैया, तमिलनाडु को केरल से जोड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि नीलगिरी पहाड़ी को, ठीक है, किसको भैया, नीलगिरी पहाड़ी को, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को किससे जोड़ रहा है, जोड़ रहा है भैया आपका किससे, नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई से जोड़ रहा है, किससे, नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई से जोड़ रहा है, ठीक है। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पालघाट दर्रे की, ठीक है, किसको भैया, पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रे को ही और क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं पलक्कड़ दर्रा, ठीक है। तो पलक्कड़ कह लीजिए या पालघाट कह लीजिए, बात एक ही है, पलक्कड़ या पालघाट, ठीक है ना। तो बिल्कुल पलक्कड़ या पालघाट दर्रा, ठीक है। तो पलक्कड़ या पालघाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु केरल को आपस में जोड़ता है, या यूं कह लीजिए नीलगिरी और अन्नामलाई को आपस में जोड़ता है, ठीक है। नीलगिरी आप जानते हैं ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में है और अन्नामलाई का है ना केरल में है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। जैसे इसमें आप जितने भी दर्रे देख रहे हैं ये तीनों महाराष्ट्र में है और ये वाला मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और रही बात इस प्रश्न के राइट आंसर की तो वो है भोरघाट, ठीक है ना। हाँ जी, भोरघाट, ठीक है, याद करिए, थाल घाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों दर्रे पश्चिम घाट में स्थित है, ठीक है। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, श्रीनगर और लेह को, जोशीले, क्या ट्रिक है भैया, जोशीले, ठीक है, जोशीले से क्या होगा, है ना, हाँ, जोशीले लोग। चलिए, तो भैया देखिए, जो से हो जाएगा क्या, जो से हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है ना। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है, सी से हो जाएगा क्या, श्रीनगर, और ले से क्या हो जाएगा, लेह, क्या हो जाएगा, लेह, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं कि भाई जो से जोजिला दर्रा सी से श्रीनगर और ले से लेह को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। बाकी है कहां पर,
तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो बारालाचा आपको याद होगा लेह को मंडी से जोड़ता है। बारालाचा किसको जोड़ता है? लेह। लेह लद्दाख में है और मंडी, मंडी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। मंडी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको आपस में जोड़ता है। बाकी ये दोनों तो आप जानते हैं, जैसे नाथुला दर्रा तो आप जानते हैं कि चाइना को भारत से जोड़ता है या तिब्बत को भारत से जोड़ता है। ठीक है, और जेलिपला जो है ये भारत को किससे जोड़ता है? ये भारत को भूटान से जोड़ता है। भारत को भूटान से जोड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए, और ये दोनों दर्रे कहां पर स्थित है? तो ये दोनों सिक्किम में स्थित है। ये दोनों सिक्किम में स्थित है। ये वाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये वाला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इन्हीं दोनों के बारे में अभी बताया था। ये देखिए, नाथुला और जेलेपला। नाथुला चाइना भारत, जेलेपला भारत भूटान। कहां पर है? सिक्किम में। वही पूछ रहा है यहाँ पे, वही पूछ रहा है ना। तो देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा हूं पीवाईक्यूज की ये जो सीरीज चल रही है इसको बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ डालिए। पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि एनटीपीसी किस प्रकार के प्रश्न पूछता रहा है, और ऐसे प्रश्नों को तो आप जरूर तैयार रखिए और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। जैसे ये मैं नहीं कहता कि जैसा पहले पूछा गया है रेलवे के पेपर में जो पीवाईक्यूज करा रहा हूं, ये मैं नहीं कहता कि यही सारा आएगा, लेकिन इनमें से 40% तक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 40 से 45% तक। ठीक बात है। अगर जैसे मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आपके रेलवे में अभी आज की डेट में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 100% में से, तो 40 से 45%, ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही पढ़ना है, और यही कारण है कि हम अपने पेड बैचेस में इससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाते हैं, और आप सब लोग देखते हैं कि कितनी मेहनत से सारी चीजें मिल रही है। ठीक है ना। चलिए, सेशन को लाइक करते चलिएगा भैया। बताएंगे निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचला पास स्थित है? अब देखिए, गोएचला पास के बारे में तो अक्सर लोग पढ़ते ही नहीं है। गोएचला पास कहां पर स्थित है भैया? ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, अभी सिक्किम में आपने और कौन से दर्रे पढ़े हैं भाई? जेलेपला आपने पढ़ा, ठीक है, आपने जेलेपला पढ़ा, आपने नाथुला पढ़ा, लेकिन आपने क्या ये पढ़ा? गोएचला दर्रा। अब ये तो बहुत सारे, कितने लोगों ने पहली बार सुना गोएचला दर्रा? कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा गोएचला दर्रा? हाँ, ये पीवाईक्यू चल रहा है। बाकी पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम लेकर आएंगे क्या? फिर हम लेकर आएंगे एक्सपेक्टेड, मतलब जो नए क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। अभी पीवाईक्यू चल रहा है। तैरते हुए द्वीप फुमडी निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील। ठीक है, हाँ, मतलब फ्लोटिंग पार्क कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग लेक कह सकते हैं। दुनिया की एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी लेक में स्थित है। कौन सी? लोकटक झील में। तो लोकटक झील जो है, ठीक है, लोकटक झील कहां पर स्थित है? लोकटक झील भाई ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। और अगली बात क्या ध्यान देनी है कि इसी में स्थित है केबुल लामजाओ। ठीक है, क्या स्थित है? केबुल लामजाओ। ठीक है, तो केबुल लामजाओ क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत का बल्कि पूरे दुनिया का, कहां का? पूरी दुनिया का, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ये तैरता राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भैया? निम्नलिखित में से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएंगे जरा। बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए भैया। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? हाँ, ठीक है, तो भैया आराम से बता लेंगे। ये वाली तो हमने आपको बताई थी, एक ही जगह पर पूरा का पूरा मामला याद करिए। ठीक है, याद करिए, एक ही जगह पर ये देखिए सबसे बड़ी झील, देखिए, है ना, बता दिया था। खारे पानी की पूछे, सामान्यतः पूछे तो आपका चिल्का हो जाएगा, लेगून कहे तो भी चिल्का हो जाएगा, मीठे या ताजे पानी में वूलर हो जाएगा, अंतरदेशी में सांभर, पूर्वोत्तर में लोकटक, कृत्रिम में गोविंद सागर, सर्वाधिक ऊंचाई में चोलामू। ठीक है, तो एक जगह पर बता ही दिया था तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बस ये शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे लिखते चलिएगा।
ठीक है। तो भैया कौन सी, अब एक बात और है, यहां निम्नलिखित में से दे रखा है, ऑप्शन में चिल्का है ही नहीं, आप क्या करोगे? ऑप्शन में चिल्का है ही नहीं ना भाई, कह रहा निम्नलिखित में से बताओ। ठीक है, ऐसे तो है ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का होती है, लेकिन जो दिए गए विकल्प है इनमें से पुलिकट है। लोकटक झील, वुलर झील और डल झील, इसका मतलब ये तीनों क्या है? मीठे या ताजे जल की झील है, मीठे या ताजे जल की झीलें हैं, मीठे या ताजे जल की ये झीलें हैं। ठीक है, मीठे या ताजे जल की ये झीलें हैं। और बाकी यह है कि पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील के बारे में आप जानते हैं कि यह मुख्य रूप से आंध्रा में है और थोड़ा बहुत तमिलनाडु में है। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि क्या है कि जो श्रीहरिकोटा है, क्या है भैया? श्रीहरिकोटा द्वीप, याद है आपको? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? श्रीहरिकोटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है क्या? सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इस सतीश धवन स्पेस सेंटर के पूरब की तरफ आप देखेंगे तो क्या स्थित है? बे ऑफ बंगाल स्थित है। क्या स्थित है? बे ऑफ बंगाल स्थित है। क्लियर बात है। और इसके पश्चिम की तरफ क्या स्थित है? इसकी पश्चिम की तरफ स्थित है पुलिकट झील। क्या स्थित है? पुलिकट झील स्थित है। क्या? पुलिकट झील स्थित है। क्लियर बात है। तो एकदम याद करना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप के पश्चिम में पुलिकट झील है और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक, वेरी गुड। आइए अगला देख लिया जाए। हाँ, खुद से ऑप्शन बना लोगे तुम। चलिए ये बताइए। हाँ हाँ बना लेना, ठीक है। ये बताइए, चलिए फिलहाल 500वां लाइक भी पूरा होना है, दौड़ाइए जल्दी जल्दी सभी लोग। कह रहा है इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? इसमें से कौन से इलाके में रेतीले है ना दलदली क्षेत्र आते हैं? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं इसका आंसर, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, कच्छ का रण। ठीक है, क्यों? क्योंकि कच्छ का रण एक रेगिस्तान है। कच्छ का रण क्या है? एक रेगिस्तान भी है और दूसरा ये दलदली क्षेत्र भी है, दलदली क्षेत्र भी है। और कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और याद करिए कि कच्छ के रण में क्या होता है? कच्छ के रण में याद होगा आपको कि लूनी नदी यही विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी यही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो यही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, या लूनी नदी कह दीजिए। अगर आपसे कहें लूनी नदी कहां गिरती है तो यही तो गिरती है, तो लूनी नदी यहां विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो कच्छ का रण या रन ऑफ कच्छ कहां पर है? गुजरात में है। नदी के तट पर निर्मित जो द्वीप है माजुली, असम, का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो बहुत आसान प्रश्न है, आराम से बता लेंगे, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं। तो कौन सी नदी पर स्थित है भैया? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब एक चीज ये भी समझिए कि ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या है, माजुली द्वीप क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सबसे छोटा भी बताइए। सबसे, ये तो सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया ना, भारत का भी और दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, भारत का, और ये दुनिया का भाई एकमात्र द्वीपीय जिला भी हो गया, क्योंकि असम ने इसे एक जिला घोषित कर दिया है। असम ने इसे एक जिला घोषित कर दिया, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा जिला है जो द्वीप पर स्थित है किसी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे छोटा बताइए, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो उमानंदा बताएंगे। क्या बताएंगे? उमानंदा। ये भी कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो भी असम में है और सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो भी असम में ही है। ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल। ये बताइए, भारत का जो पूर्वी तट है ये कैसा तट है? भारत का जो पूर्वी तट है ये कैसा तट है? तो ये भैया निम्न अवसादी तट है, निम्न अवसादी तट है। इसमें एक चीज आप समझिए कि जैसे ये जो फ्योर्ड तट है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आपको फ्योर्ड तट मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा फ्योर्ड तट कहां मिलता है? सबसे बड़ा फ्योर्ड तट कहां मिलता है? नॉर्वे में मिलता है। कहां पर मिलता है? नॉर्वे में। और फ्योर्ड तट क्या होता है? ठीक है, फ्योर्ड तट क्या होता है भैया? तो फ्योर्ड तट का मतलब होता है जो कटा छटा तट होता है, कटा छटा तट, कटा छटा जो तट होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कहीं पर मान लीजिए जैसे यही है, भारत ही है। ठीक है, अब ये तट जो है ऐसे सीधा ना होकर ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे जिगजैग, तो उसे कहते हैं फ्योर्ड तट। ठीक है ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी भारत का चाहे पूर्वी घाट हो, पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिम घाट की पहाड़ियां, ये दो के दोनों ही क्या है? भ्रंश कगार है। वास्तव में दोनों पहाड़ियां नहीं है, वास्तव में दोनों पहाड़ियां नहीं है, वास्तव में दोनों पर्वत श्रेणियां नहीं है, दोनों ही क्या है? भ्रंश कगार है। ठीक है, चलिए,
किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए, अगर हम सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो कई सारी चीजें हैं जो आपको एक ही जगह बता दे रहा हूं। सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा, तो सबसे लंबी तटरेखा के मामले में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा, अगर आपसे कहा जाए कि किस महाद्वीप की सबसे लंबी तटरेखा है, अगर आपसे कहा जाए किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है, अगर आपसे कहा जाए कि हिंद महासागर के जो तटवर्ती देश हैं, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है ना, दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, और भारत में अगर हम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फिर सबसे लंबी तटरेखा किसकी होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए जरा, ठीक है। तो इसमें आप पाएंगे कि बड़ा शानदार सा तथ्य आपके सामने आ रहा है, और एक जगह पर इसको जरा नोट करिएगा। महाद्वीप की बात करिएगा तो एशिया, ठीक है, कौन सा भैया, एशिया, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, महाद्वीप की बात करेंगे तो जो सबसे लंबा तट मिलेगा वो एशिया का मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है। देश की बात करें तो देश की बात करें भैया तो कनाडा, कौन सा, कनाडा। हिंद महासागर, हिंद महासागर के जो तटवर्ती देश है इसमें आप देखेंगे तो भारत, कौन सा, भारत। राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में आप जानते हैं गुजरात, ठीक है, कौन सा, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दक्षिण भारतीय राज्यों में आप बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या भैया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भैया अंडमान निकोबार की गुजरात से ज्यादा है, अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो गुजरात से ज्यादा है, अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो गुजरात से ज्यादा है, ठीक बात है। चलिए, तो क्या इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना नहीं बनता, इसकी स्क्रीनशॉट कौन लेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको, बिल्कुल वीके का जीके अंदाज है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, ठीक है भैया। तो स्क्रीनशॉट इसकी बिल्कुल ले लीजिए, और बिल्कुल आशा करते हैं कि जबरदस्त धमाकेदार तरीके से आपको मजा आया होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपका क्लियर कर पाया तो ये मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है, और बिल्कुल नियमित रूप से आप बने रहें। 500वां लाइक पूरा होने में मात्र 7 लाइक बाकी हैं, तो दौड़ाइएगा। और आरआरबी एनटीपीसी का विश्वास बैच पर आपका विश्वास निरंतर धुरंधर तरीके से जारी है। ये प्रोसेस है कि कैसे आप इसको ले सकते हैं, इस बैच को, सिंपल, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। एप्लीकेशन से पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो यहां पर प्रॉपर बताया गया है, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। और फिर जब एप्लीकेशन ओपन हो तो यहां पर एक क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन आता है, उस पर जाएंगे तो नए पुराने सारे जो भी क्लासेस हमने पढ़ाई है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर मुलाकात करेंगे कल 3 बजे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अगली क्लास मुकेश सर की रीजनिंग की है, तो उससे भी जुड़िए और अपने शानदार तरीके से तैयारी आगे बढ़ाइए। बाकी रात में 9 बजे वाली जो क्लास मिक्स क्वेश्चन की कराता हूं वो भी होती रहेगी। कल नहीं ले पाया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। फिलहाल आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।